नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स पे। मैं हूं शशांक पांडे। शेख हसीना माइट नेवर रिटर्न। दोस्तों, ऐसा कहा जाने लगा है। क्यों कहा जाने लगा है? ये कहा जाने लगा है तब से जब से वाइट पेपर आया है बांग्लादेश की इकॉनमी पर, जो कि सबमिट किया गया है टू चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस। इसे समझते हैं दोस्तों एक आर्टिकल से। ये है एक आर्टिकल इंडिया टुडे का, जिसमें लिखा है कि क्या 234 बिलियन डॉलर्स जो कि शेख हसीना की रिजीम ने जितने टाइम भी वो पावर में रही हैं, उसमें जो उन्होंने 234 बिलियन डॉलर्स जो उन्होंने लॉन्डर किए हैं, जो एक वाइट पेपर में निकल कर सामने आया है, क्या वो भारत में है? भारत का इससे क्या रिलेशन है, ये हम जानेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में। क्या बात हो रही है, वाइट पेपर क्या होता है, कौन सी ऐसी डॉक्यूमेंट थी जो प्रेजेंट की गई थी जिसके बाद से ऐसा कहा जाने लगा है, ये सब हम समझेंगे। क्या असर हो सकता है इसका? क्या अब जो बची खुची उम्मीदें थी शेख हसीना की वापस अपने देश जा पाने की, क्या वो अब प्रॉपरली ख़त्म हो गई हैं? यही सब हम जानेंगे दोस्तों। 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये समझेंगे कि क्या हुआ है, इसका मतलब क्या है, ऐसा क्यों किया गया था, और ये कैसे इम्पैक्ट करेगा शेख हसीना के रिटर्न को। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम आज के इस वीडियो में आगे बढ़ें, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि अब आप शुरू कर सकते हैं अपनी आईएएस बनने की प्रिपरेशन जर्नी 1200 रुपये पर महीने से भी कम में। यानी कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं टारगेट ईयर 2026 या यूपीएससी 2027 के लिए, तो आप बन सकते हैं हमारे प्लस या आइकॉनिक मेंबर 32,999 रुपये या 42,999 से। दोस्तों, ये वही सब्सक्रिप्शन है जिसने 70 प्लस सिलेक्शंस दिए हैं यूपीएससी सीएससी 2023 में, कंप्लीट जीएससी सेट और टेस्ट सीरीज का एक्सेस जिसमें मिलता है, जहां मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल बैचेस, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस, वन ऑन वन मेंटोरशिप और सभी टॉप एजुकेटर्स ऑफ यूपीएससी का सपोर्ट। दोस्तों, अगर आप ये ऑफर अवेल करना चाहते हैं तो अभी जाइए और यूज़ करिए कोड वर्ल्ड अफेयर्स, क्योंकि ये ऑफर ख़त्म होने वाला है 5 दिसंबर को। और दोस्तों, अगर आप 2026 या 2027 के लिए नहीं बल्कि 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप ले सकते हैं हमारा रफ्तार बैच फॉर प्रीलिम्स 2025, जहां कराई जाएगी कंप्लीट सिलेबस की कवरेज 6 महीने में, जहां आपको मिलेंगे 29 प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, कंप्लीट करंट अफेयर्स का रिविजन और डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस। ये अभी अवेलेबल है दोस्तों लोएस्ट एवर प्राइसिंग यानी 17,999 में। इसको भी आप अवेल कर सकते हैं और ये बैच भी शुरू हो रहा है 6 दिसंबर से। ना भूलें यूज़ करना कोड वर्ल्ड अफेयर्स और अभी अवेल कीजिए, क्योंकि ये है एक लिमिटेड पीरियड ऑफर। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वॉट हैज़ हैपेंड। दोस्तों, ये एक टाइमलाइन है जो मैंने बनाई है। इसके थ्रू मैं आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, तो भी आप इसके थ्रू सारी चीज़ें समझ जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों, 8 दिसंबर 2023 को एक बड़ी ही अजीब सी घटना होती है। इसमें कहा जाता है रशिया के द्वारा कि ढाका को प्रेशर फेस करना पड़ सकता है वेस्ट का। इसके बाद फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन रशिया की कहती हैं कि यूएस कोशिश कर रहा है एक अरब स्प्रिंग लाइक सिचुएशन बांग्लादेश में क्रिएट करने की। ठीक है। इसके मात्र एक ही महीने बाद यानी 8 जनवरी को फिर से कुछ अजीब होता है। इस दिन शेख हसीना एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल कर लेती हैं। अब देखिए, हम ये जानते हैं कि शेख हसीना बहुत टाइम से पावर थी। अजीब सिचुएशन इसलिए होती है कि एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल कर लेती हैं, जो कि बहुत ही अनलाइकली था, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। क्यों था अनएक्सपेक्टेड? क्योंकि इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत बढ़ गई थी और ऐसा माना जा रहा था कि अगर ये जीतती भी है तो इतने बड़े मार्जिन से नहीं जीतेंगी। तो जैसे ही ये जीतती हैं, उसके अगले दिन से ही शुरू हो जाता है वेस्टर्न कंट्रीज़ और यूएस और यूएन इन लोग का कहना कि इलेक्शंस फेयर नहीं थे, हम इन इलेक्शंस को वैलिड नहीं मानते हैं। ठीक है। और यहाँ से ही होता है सारे मसले की शुरुआत। ठीक है। इसमें कहा जाता है इसके कुछ महीने बाद, लगभग 5-6 महीने बाद, आती हैं शेख हसीना सबके सामने और कह देती हैं कि मेरे पास ऑफ़र था कि मैं एक क्रिश्चियन कंट्री बनवा दूं, बांग्लादेश का कुछ हिस्सा लेके, इंडिया का कुछ हिस्सा लेके और म्यांमार का कुछ हिस्सा लेके, और तब ये लोग मेरी गवर्नमेंट को लेजिटिमेट मान लेते। मैंने ऐसा नहीं किया, इसी वजह से मेरे खिलाफ उल्टी सीधी चीज़ें फैलाई जा रही हैं कि इलेक्शंस फेयर नहीं थे, ऐसा वैसा वो कह रही हैं। ठीक है। वो नाम नहीं लेती हैं, बट अगेन कोई भी इस पर गैस कर सकता है कि वाइट मैन का क्या मतलब हो सकता है। ठीक है। वो ऐसा कह देती हैं। इसको कंसिडर किया जाता है एक ब्लंडर, क्योंकि ऐसे डायरेक्टली कहने से ना रिलेशंस बहुत ही ख़राब हो सकते हैं। मे बी शी कुड हैव सॉर्टेड इट इन अ बेटर वे, बट ठीक है, वो ऐसा नहीं करती है। इसके बाद होता है दोस्तों मई। टाइमलाइन देखिए, इट्स वेरी एसेंशियल। मई में ये कहती है, मई के एंड में 27 मई से, जून में कुछ नहीं होता, जुलाई में हो जाते हैं स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू। स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू होते हैं क्योंकि कुछ रिजर्वेशन के कोटास को लेकर, और ऐसे थोड़ी सी एक छोटा प्रोटेस्ट शुरू होता है शुरुआत में, और उसके बाद ये प्रोटेस्ट बहुत अचानक से बढ़ जाता है इस वजह से, क्योंकि हो सकता है शायद शेख हसीना को भी इस चीज़ का डर होगा कि कहीं ये अरब स्प्रिंग लाइक सिचुएशन ऑलरेडी तो नहीं क्रिएट हो गई। तो वो बहुत ही फोर्सफुली, बहुत ही ब्रूटली क्रैकडाउन करती है इन सारे प्रोटेस्टर्स पे। ठीक है। और जब ये होता है, तब सप्रेस होने की बजाय
ये जो पूरा रेबिलियन है और भड़क जाता है। नेचुरली, आर्टिफिशियली कैसे भड़कता है, वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट, बहुत भड़क जाता है। ठीक है, ये आइकॉनिक फ़ोटो आपको याद होगी, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। ठीक है, ये शेख मुजीबुर रहमान, जिनको फादर ऑफ द नेशन ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है, बंग बंधु कहा जाता है, उनकी फ़ोटो गिरा दी गई, जो कि शेख हसीना के पिता भी थे। ठीक है, शेख हसीना के ऊपर ऐसे कीचड़, ये वो, इंडिया के फ्लैग्स को बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है, कई सारी चीज़ें इंडिया के अगेंस्ट। सबसे अजीब चीज़ थी कि ये पूरा प्रोटेस्ट तो होता है, लेकिन इसमें पता नहीं कहाँ से एक एंगल और आ जाता है इंडिया के अगेंस्ट जाने का। शेख हसीना वहाँ की रूलर थी, हो सकता है कोई भी जनता अपने रूलर से फ्रस्ट्रेट हो सकती है, खुश ना हो सकती है, बट इंडिया का एक एंगल आने लगता है, इंडिया को ये लोग इसके बाद टारगेट करने लगते हैं। ये पूरा जुलाई से अगस्त के बीच होने लगता है। अगस्त के शुरुआत में और जुलाई के एंड में चीज़ें और भड़क जाती हैं। फिर होती है ये सबसे बड़ी चीज़, ये हेडलाइन। इतिहास इसे याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि इस दिन शेख हसीना छोड़ती हैं बांग्लादेश, कहती हैं कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, और वो पहुंच जाती है इंडिया में जैसे जैसे प्रोटेस्ट बढ़ता है। इसके साथ ही कई और चीज़ें होती हैं, हिंदूज़ को टारगेट किया जाता है। ये हो रहा होता है 5 अगस्त को। इसके बाद जैसे ऐसा होता है, बांग्लादेश में कहा जाता है कि इंडियन मीडिया उनके इस रेवोल्यूशन को, रेवोल्यूशन इज़ द वर्ड, रेवोल्यूशन को बहुत डाउन प्ले कर रही है, और वो शेख हसीना को सपोर्ट कर रही है, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से इंडिया के अगेंस्ट भी बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ने लगता है। इसलिए भी और बढ़ता है क्योंकि वो इंडिया आई होती है रेफ्यूज के लिए। देखिए दोस्तों, अभी तक किसी को नहीं पता है, नो बडी नोज हर वेयर अबाउट्स। ऐसा कहा जाता है कि वो इंडिया में लैंड की थी टू लीव फॉर अ थर्ड कंट्री, पहली चीज़ कही जाती है। इसके अलावा कहा जाता है कि वो हिंडन एयरबेस पे लैंड करने के बाद किसी एक सेफ हाउस ले गई थी इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा, बट इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। सो वी विल गो बाय द न्यूज़। ठीक है, इसका मतलब है कि वो इंडिया में लैंड होती हैं, उसके बाद वो कहीं चली जाती हैं किसी सेफ हाउस में या कहीं पे भी। ये सारी चीज़ें देख के बांग्लादेश में ये प्रोटेस्ट और उग्र होता है। हिंदूज़ को टारगेट किया जाता है इस वजह से, क्योंकि उनका एसोसिएशन बताया जाता है इंडिया के साथ। अभी रिसेंटली भी आपने देखा होगा, इस्कॉन मंदिरों के साथ, इस्कॉन के प्रीस्ट के साथ काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, एक पूरा रो चल रहा है, आपने वो सब भी देखा होगा। ये सारी चीज़ें होने लगती हैं 5 अगस्त 2024 को। इसके बाद आता है मौका दोस्तों, कुछ ही दिनों बाद इनको, ये हैं मोहम्मद यूनुस, जो कि ना एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, एक नोबेल लॉरेट हो चुके होते हैं। इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया होता है। इन्होंने ग्रामीण बैंक इस्टेब्लिश किया था बांग्लादेश में, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। इनको बुलाया जाता है, इनको इनवाइट करती हैं वहाँ की प्रेसिडेंट, और कहती हैं कि आप आइए, ये गद्दी है, इस पर बैठिए और बन जाइए चीफ एडवाइज़र ऑफ बांग्लादेश गवर्नमेंट, यानी हैंडल कीजिए हमारी एंटरिम गवर्नमेंट। ठीक है, इनको बुला दिया जाता है। ये हैं मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस के आते ही वो सबसे पहला जो डिसीजन लेते हैं वो होता है अगस्त 29 को। इसमें वो कहते हैं कि एक वाइट पेपर कमेटी को फॉर्म किया जाए और पता लगाया जाए कि ये जितनी भी फ्रॉड्स की गई हैं शेख हसीना के खिलाफ। मतलब पहली चीज़ कि शेख हसीना ऑलरेडी आउट हो चुकी हैं। इसके बाद भी ये उनके ऊपर एक प्रोब बिठाते हैं, ये कहने के लिए कि अगर वो उनके कोई भी चांसेस हैं वापस आने के, तो वो भी ख़त्म हो जाए। और ये पूरी कमेटी बिठाई जाती है, ये सारे लोग मिलकर एनालाइज करते हैं सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, और 29 अगस्त के बाद अब 1 दिसंबर को आती है इनकी रिपोर्ट, इनका वाइट पेपर। ठीक है, इस वाइट पेपर में कहा जाता है कि हर साल ऑन एन एवरेज $16 बिलियन शेख हसीना ने करप्शन के थ्रू या फिर मतलब इलीगली देश के बाहर, बांग्लादेश के बाहर भेजे हैं। मतलब इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है पीएम रहते हुए, ये कहा जाता है। अभी तक इसका कंटेंट हालांकि पब्लिक नहीं हुआ है दोस्तों, अभी तक बस इनको सौंपा गया है। तो ऐसा कहा जाने लगता है, इसमें कहा जाता है कि ये जो पैसा था, ये पैसा अलग अलग देशों को भेजा गया था। इसमें इंडिया का भी नाम आ रहा है। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि क्या इंडिया के थ्रू भेजे जाने की बात हो रही है या इंडिया में इलीगली भेजे जाने की बात हो रही है, अभी तक इसका कोई आइडिया नहीं है। तो ये पूरी फाइनेंशियल रिपोर्ट एसेस करती है पूरी कमेटी, और इस कंक्लूजन पर आती है। इसमें उन्होंने कई सारी चीज़ें लिखी हैं, कैसे शेख हसीना ने वहाँ की इकॉनमी को ख़राब कर दिया। अब दोस्तों इसके क्या मायने हैं, ये रिपोर्ट आपने समझ ली, ये वाइट पेपर कमेटी आपने समझ ली, लेकिन इस कमेटी की रिपोर्ट से भला क्या होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा? तो दोस्तों इसका मतलब है कि अब शेख हसीना शायद कभी ना लौट पाए बांग्लादेश, क्योंकि उन्हें पोर्ट्रे किया जा रहा है एज समवन हु डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। मतलब जो उनकी बची खुची आस भी थी ना वापस आने की, वो अब ख़त्म हो चुकी है दोस्तों। अब शेख हसीना अगर वहाँ वापस जाती हैं, सो देयर इज़ अ ह्यूज रिस्क कि पहली चीज़ तो पब्लिक का बहुत ज़्यादा अग्रेशन उन्हें देखने को मिलेगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि उन्हें ले जाते ही अरेस्ट कर लिया जाए। तो ये चीज़ें सामने आई हैं।
अब इस रिपोर्ट के बाद साफ हो चुका है ये रिपोर्ट कितनी सही है कितनी गलत। वी आर नॉट एनी वन टू क्वेश्चन दैट। मैं आपको बस बता रहा हूँ कि ये रिपोर्ट जब से आई है तब से ये कहा जा रहा है कि जो भी उनकी बची खुची रेपुटेशन थी, जो भी उनके बचे खुचे सपोर्टर्स भी होंगे, अब वो भी ख़त्म। सो बेसिकली नाउ द चांसेस ऑफ शेख हसीना रिटर्निंग आर एज लो एज एनीथिंग। मतलब अब बहुत ही कम चांसेस हैं। ठीक है, अब देखिए क्या ये बात सच है, लेकिन कि क्या सच में शेख हसीना जो थी, इन्होंने क्या सच में बांग्लादेश की इकॉनमी को ख़राब किया था? देखिए अगर आप नंबर्स देखें तो नंबर्स ऐसा नहीं बोलते हैं। बांग्लादेश को कहा जाता है दोस्तों दैट इट वाज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी ऑफ इंडो पैसिफिक। भारत को कहा जाता है या कहा जाता था कुछ टाइम पहले तक द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकॉनमी, लेकिन फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी जो इंडो पैसिफिक रीजन है इसकी थी बांग्लादेश। और ये 2006 से 2022 तक 71 बिलियन से 460 बिलियन डॉलर्स तक की इकॉनमी हो गई थी। तो दोस्तों एक बात तो साफ है कि शेख हसीना ने शायद इतना बुरा काम तो नहीं किया था। क्या इकॉनमी उन्होंने बर्बाद की थी? वॉज शी द डिस्ट्रॉयर ऑफ एवरीवन? आप अगर शेख हसीना को कुछ भी कहते हैं दैट इज़ वेरी ट्रू। शेख हसीना शायद एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर ना हो, बट क्या उनके अंडर इकॉनमी कोलैप्स हुई थी? ये है आपके सामने नंबर्स। 2006 में उनका इलेक्ट होना समवेयर अराउंड हियर, और यहाँ पर देखिए करंट डे। ठीक है, तो इट इज़ वेरी अनलाइकली बांग्लादेश ने इन्हीं के टेन्योर के दौरान ही पाकिस्तान की इकॉनमी को भी पीछे किया था। तो वॉज शी अ बैड पर्सन? आई एम नॉट श्योर। क्यों? क्योंकि उनके दौरान इकॉनमी ने तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। करप्शन मे बी, बट डिस्ट्रॉयर ऑफ एवरीथिंग नो, सिंपली नो। और दोस्तों इसमें भी कहा जाता है दैट सबसे बड़ा रोल जो जिस सेक्टर का रहा था ना, वो था बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। ड्यूरिंग शेख हसीना दिस एंटायर टेक्सटाइल इंडस्ट्री लिटरली परफॉर्म द बेस्ट। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप अपने कपड़े को टर्न करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको लिखा हुआ मिले मेड इन बांग्लादेश। हालांकि यही एक सेक्टर था जहाँ पे बांग्लादेश वॉज आउट परफॉर्मिंग ऑलमोस्ट एवरी अदर कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया। लेकिन वॉज दिस पर्सन द रीज़न वाई एवरीथिंग गॉट डिस्ट्रॉयड? नहीं, शेख हसीना की वजह से ये चीज़ें नहीं डिस्ट्रॉय हुई। उल्टा शेख हसीना के टेन्योर में ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी ये बढ़ी है शेख हसीना के टेन्योर में। लेकिन दोस्तों फिर डिस्ट्रॉयर ऑफ एवरीथिंग क्यों कहा जा रहा है? तो देखिए दोस्तों अब एक इफेक्ट होने वाला है बांग्लादेश की इकॉनमी पर फ्रॉम दिस पॉइंट। वो ये है दैट एटलीस्ट फॉर सम टाइम द इकॉनमी इज़ गना गो डाउन। इकॉनमी नीचे जाएगी ऑल्सो बिकॉज ऑफ ग्लोबल रीजन्स बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। अभी बांग्लादेश में चल रहा है एक पॉलिटिकल टर्मोइल, ठीक है, और कई सारे प्रोटेस्ट हुए हैं इस बीच में। इसकी वजह से इन्वेस्टर्स का भी जो कॉन्फिडेंस था वो काफ़ी कमज़ोर हुआ है। तो अब इससे दोस्तों क्या होगा ना, इस प्रोटेस्ट की वजह से कुछ टाइम के लिए बांग्लादेश की इकॉनमी टूटेगी, बांग्लादेश की इकॉनमी आएगी नीचे, और इसकी जवाबदेही किसके सर पड़ेगी? पढ़नी तो चाहिए उसे चीफ एडवाइज़र के सर पे, जो कि है मोहम्मद यूनुस साहब। बट मोहम्मद यूनुस साहब नहीं लेना चाह रहे हैं इसकी अकाउंटेबिलिटी, और इसीलिए ये पूरी चीज़ें लेकर आई गई हैं ताकि कहा जा सके कि हमें तो इनहेरिटेंस में ही एक पुअरली फंक्शनिंग इकॉनमी मिली थी। बट दैट इज़ नॉट ट्रू। हेयर आर दी नंबर्स। क्या उन्हें सच में एक बुरी इकॉनमी मिली थी? नहीं। लेकिन अब वो ऐसा ज़रूर कहेंगे क्योंकि दिस इज़ फॉर श्योर दैट द करेंट प्रोटेस्ट हैव डिस्ट्रॉयड द इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। इसके साथ ही दोस्तों क्योंकि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इकॉनमी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रही है, ये पूरे मुद्दे की वजह से, इस पूरे प्रोटेस्ट, इस पूरे पॉलिटिकल टर्मोइल, प्रोटेस्ट, इन सब की वजह से, इसी वजह से इसका लॉस हो रहा है एक इंडियन स्टेट का गेन, यूपी का गेन हो रहा है, क्योंकि लगभग 10,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स की बात चल रही है जब से बांग्लादेश से इन्वेस्टर्स ने आंखें मूंदना शुरू किया है। तो बात साफ है कि कुछ टाइम में बांग्लादेश की इकॉनमी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी जितना वो करती आई थी पिछले कुछ लगभग 16-17 सालों में। अब वैसा देखने को नहीं मिलने वाला है। इसीलिए ये एक फ्यूचर प्रोटेक्टिव मेजर है मोहम्मद यूनुस साहब का, ताकि वो कह सकें कि भाई हमें तो मिली थी बेकार इकॉनमी। और यहाँ पर जो कि हम देखते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में दो नाम काफ़ी पॉपुलर हैं, इंडिया, बांग्लादेश। बांग्लादेश काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता था, बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री थी इनकी। अब हो सकता है कि वो जाए नीचे और इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ सकता है इंडिया की इकॉनमी पर, इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर पर। और दोस्तों इसी वजह से, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, कि अब एक प्रोटेक्टिव मेजर लेकर आ रही है मोहम्मद यूनुस साहब की सरकार कि हमारा इतना अच्छा तो चल ही नहीं रहा था, इकॉनमी हमें अच्छी नहीं मिली थी। इस आर्टिकल में चीज़ बहुत अच्छी लिखी हुई है।
द रिपोर्ट हाईलाइटिंग economic mismanagement during the Hasina regime is being seen to be portraying the Yunus-led government as inheriting a struggling economy. तो दोस्तों ये है कहानी और साफ बात है इससे कैसे इम्पैक्ट होगा शेख हसीना का रिटर्न। उसके पीछे का रीज़न है दोस्तों कि क्योंकि अब ये जो प्रोटेस्ट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, ये भी धीरे धीरे शेख हसीना के कंधों पर डाल दी गई है। ये जो पूरा पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ है, ये जो पूरे प्रोटेस्ट हुए हैं, इसकी भी जिम्मेदारी आपकी है, भले ही आप इसकी विक्टिम हैं। बट क्योंकि ऐसा कर लिया है मोहम्मद यूनुस की सरकार ने, तो उन्होंने अपने ऊपर से सारा क्रिटिसिज्म शिफ्ट कर दिया है और बन गई हैं शेख हसीना एक स्केपगोट। और क्योंकि उनका कोई प्रेजेंस भी नहीं है, इसीलिए अब बहुत ही कम चांसेस हैं कि वो कभी भी रिटर्न कर पाएंगी बांग्लादेश। और दोस्तों अब हम एक और चीज़ जानने की कोशिश करते हैं कि क्या असर होने वाला है इसका भारत पर। पहला असर तो आपने देखा कि शायद इंडिया की इकॉनमी का इस पर एक पॉजिटिव असर पड़ सकता है। इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए इसमें फ़ायदा हो सकता है। हालांकि वो चीज़ें बहुत हाइपोथेटिकल हैं, होंगी या नहीं ये कोई नहीं जानता। लेकिन एक और जो बुरी चीज़ होने वाली है इस पूरी सिचुएशन में वो है कि इंडिया का इस केस में जो एसोसिएशन है, जो इंडिया के नाम आ रहे हैं ना, कि इंडिया के थ्रू पैसे बाहर भेजे गए या इंडिया में पैसे रखे गए, ये बहुत बुरा होने वाला है इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस में। ऑलरेडी रिलेशंस काफ़ी अच्छे नहीं चल रहे हैं। इस्कॉन वाला इशू, उससे पहले भी कई सारे इश्यूज़, उसके अलावा शेख हसीना का भारत आ जाना, ये कहीं ना कहीं ऑलरेडी इंडिया को एक बैकफुट पर ला चुका है इस रिलेशनशिप डायनामिक में। उसके बाद ये सामने आना कि भारत के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, बात सही है या गलत कोई नहीं जानता अभी तक क्योंकि डॉक्यूमेंट्स पब्लिक नहीं है। लेकिन इससे कहीं ना कहीं बांग्लादेशी लोगों का ट्रस्ट खत्म होगा भारत के खिलाफ। कहीं ना कहीं फिर वैसा ही होगा जैसा हमें देखने को मिला था एंटी इंडिया प्रोटेस्ट के दौरान बांग्लादेश में। लेकिन आगे क्या होता है दोस्तों, ये कोई नहीं कह सकता। देखते हैं कि फ्यूचर में इस पूरी रिलेशनशिप की डायनामिक्स के लिए क्या लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों साथ ही में आपको कैसा लगा आज का ये वीडियो, कैसा लगा आपको ये फॉर्मेट, ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। क्योंकि एक चीज़ जो मैंने कंसिस्टेंटली देखी है अपने सारे एनिमेटेड वीडियोज़ में, एक रिक्वेस्ट वो आप सब लोग की यही रही है कि मैं लेकर आऊँ ऐसे वीडियोज़। तो अब फाइनली मैं लेकर आ गया हूँ आपका एक बहुत ही रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कैसा लगा आपको आज का एनालिसिस। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और वीडियोस करूं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए वी वांट मोर सच वीडियोस, जैसा कि आपने हमेशा किया है। और इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज का एक वीडियो। अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन को लेना ना भूलिए यूज़ करना कोड वर्ल्ड अफेयर्स और ग्रैब करना ये अनबीटेबल ऑफर। धन्यवाद। जय हिंद।